नेक्स्ट टॉपिक अपना फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा अभी तक कि मेल गेमीट प्रोड्यूस को हमने माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस किए, फिर मेगास्पोर बना, मेगास्पोर था हमारा फीमेल गेमीट। तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जब फ्यूज करता है तो वो जाइगोट बनाता है। जाइगोट कहाँ पर बना? विद इन दी एम्ब्रियो सैक। पिछले वीडियोस में हमने सारे फिगर्स पढ़े थे कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इस प्रोसेस में जिसमें कि जाइगोट बना बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले स्टडी किया था स्ट्रासबर्गर ने ऑब्जर्व किया था फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल एग को इन मोनोट्रापा, और उन्होंने डिस्कवर किया था सिनगैमी। तो सिनगैमी को बेसिकली किसने बताया था? स्ट्रासबर्गर ने। फिर हम आते हैं कहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, इसके पूरे प्रोसेस को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि पोलन ट्यूब का जनरेशन होता है, डेवलप करता है। 2 सेल या 3 सेल स्टेज से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पहुंचते हैं रिसेप्टिव स्टिग्मा पर ऑफ द कार्पल, एंड किसके थ्रू पहुंचते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther of the stamen to the receptive stigma of the carpel. The transfer of pollen grains from the opened anther of the stamen to the receptive stigma of the carpel is called as pollination. अब pollination दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आप पॉलिनेशन की डिटेल वीडियो के लिए लिंक को आप वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एक वीडियो पॉलिनेशन पर ऑलरेडी है, आप उसको देख सकते हैं। ब्रीफ में मैं फिर भी पॉलिनेशन एक बार समझाती हूँ। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी होती है या जिटोनोगैमी होती है। जो ऑटोगैमी होती है, जब सेम फ्लावर्स में आपस में पॉलिनेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। और अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पर पॉलिनेशन हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली जीनोगैमी या एलोगैमी बोला जाता है। फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज अगर है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में चांसेस ऑफ पॉलिनेशन हमेशा ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर्स में हो रहा होता है या एक ही फ्लावर में होता है, तो हमेशा जो पॉलिनेशन के चांसेस हैं वो हमेशा ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, प्योरिटी ऑफ रेस और मिक्सिंग नहीं होती। आपको सेम टाइप का, सेम स्पीशीज का ही फ्लावर मिलेगा, उसमें हाइब्रिड वेराइटीज मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और यूजुअली इसे लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली फॉल कर रहा है, सेम ही फ्लावर में है या सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर है तो डायरेक्टली भी हो जाता है। और जो फ्लावर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिवाइसेस की या शोई पेटल्स की या सेंट या नेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करना, डायरेक्टली ही पोलन ग्रेन कई बार डायरेक्टली ही आके उनके ऊपर गिर जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि चांसेस जो है नई स्पीशीज़ या नई वेराइटीज़ के सेल्फ पॉलिनेशन में मुश्किल से बनते हैं। इसके चांसेस ज़्यादा किस में होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन को हमने क्या बोला? जीनोगैमी या एलोगैमी। अब मेन फ्लोरल कैरेक्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए कि क्रॉस पॉलिनेशन ही फैसिलिटेट हो। तो सबसे पहले हर्कोगैमी करके होना चाहिए कि फ्लावर्स में या तो मैकेनिकल बैरियर्स हो जो उसके स्टिग्मेटिक सरफेस पर यूजुअली हो, ये आपका स्टिग्मेटिक सरफेस है, इस पर कुछ मैकेनिकल बैरियर्स आ जाए जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हर्कोगैमी। या फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ गाइनोस्टीजियम एंड पोलिनिया इन कैलोट्रोपिस। दूसरा होता है डाइकोगैमी, मतलब पोलन और स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब पोलन का मेच्योरेशन टाइम अलग हो और जो स्टिग्मा है उसका मेच्योरेशन टाइम अलग हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो सकता है। तीसरा होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कि जो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं उसमें मेच्योर पोलन जो होता है वो फॉल हो जाता है रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन वो नहीं अटेन कर पाता because of some incompatibilities between the pollen as well as the stigma surface. इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
नेक्स्ट मेल स्टेरिलिटी भी प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कुछ प्लांट्स के वो फंक्शनल नहीं होते तो उसको बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। या फिर डायोइशियम हुआ, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन है वो प्लांट्स जब यूनिसेक्सुअल और डायोइशियस होते हैं तभी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। लास्ट प्रोसेस जब क्रॉस पॉलिनेशन फैसिलिटेट करता है उसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली, कि फ्लावर्स और सम प्लांट्स हैव डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टेमन्स एंड स्टाइल्स, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें ये देखने को मिलता है प्राइम्यूला और लाइनम में। अब पॉलिनेशन जो होता है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन देखें तो उसमें बहुत सारे पॉलिनेटर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। उसमें कुछ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं जैसे विंड या एयर। विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। अगर बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं चिरेप्ट्रोफिली। अलग अलग टाइप से पॉलिनेशंस और हो सकते हैं, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, अगर बर्ड्स के थ्रू होगा तो ऑर्निथोफिली। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन है। तो इनको फॉलो करते हुए या तो प्लांट सेल्फ पॉलिनेट होगा या फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद मतलब पोलन ग्रेन कहाँ आ गया, इस रिसेप्टिकल पर आकर अटैच हो चुका है। पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ, पोलन ग्रेन अब वहाँ आकर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल होना चालू होगा। फिर जो प्रोटीन्स मैंने बताए थे कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें टैपिटम जो होता है वो पहले से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस को प्रमोट करता है। जब दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन हो जाता है तब पोलन ट्यूब की ग्रोथ चालू होती है इन द स्टाइल एंड इट एब्जॉर्ब्स द नरिशमेंट फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ दिस स्टाइल। फिर जो इनिशियल ग्रोथ होती है उसमें जो एक्सपेंस ऑफ एनर्जी है, जो पोलन ट्यूब को एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, वो पोलन ट्यूब में जो यहाँ पे फूड मटेरियल ऑलरेडी स्टोर्ड है उसी से लेता है। बाद में वो नरिशमेंट ट्रांसमिटिंग सेल्स ऑफ स्टाइल से ऑब्टेन करता है। अब धीरे धीरे टिश्यू जो है वो ट्यूब जो है वो आगे प्रोसीड करता जा रहा है इनटू दिस स्वोलन बेस एंड वुड अप्रोच टुवर्ड्स दी ओवरी। यहाँ पे ट्यूब कुछ पेक्टिनेसेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सेक्रीट करता है so as to facilitate its entry inside this embryo sac। अब कैसे हो सकती है एंट्री, तो एंट्री करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। 3 तरीके से एंट्री की जा सकती है। एक होती है या तो वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर जाए, तो अगर वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा तो उसे हम बोलेंगे पोरोगैमी, ये एक लिली में देखने को मिलता है। अगर वो चालिजा के थ्रू एंटर करता है, जो सोलन पार्ट है ऊपर का, अगर उसके थ्रू वो एंटर करेगा तो उसको हम बोलेंगे चालिजोगैमी। और अगर वो कहीं पर भी बीच से या इंटेग्यूमेंट्स वगैरह से एंटर करता है तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी, दैट इज इन क्यूकरबिटा। तो ओव्यूल के अंदर अब एंट्री अलग अलग पॉइंट से हो सकती है। अभी हम कॉमन एग्जांपल ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल ही देख रहे हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल में एंट्री सपोज माइक्रोपाइलर एंड से हुई। अब जो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब था, पोलन ट्यूब हैज एंटर्ड थ्रू दिस माइक्रोपाइलर एंड, इसको हमने बोला पोरोगैमी। पोरोगैमी, ये जो हम न्यूक्लियस ओव्यूल देख रहे हैं, दिस इज द पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल, दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। अब यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर हुआ। माइक्रोपाइलर एंड पर हमने देखा था कि एग एपैरेटस प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद 2 सिनर्जिड्स एंड एग एंड फिलीफॉर्म पैरेटस ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। चालिजल एंड में एंटीपोडल सेल्स जो बाद में डीजेनरेट होकर सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंड बीच में हमारा सेंट्रल सेल होता है विच हैज 2 न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं हम इनको। अब यहाँ से जब ये एंटर करेगा तो सिनर्जिड्स क्या होंगे, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएंगे एंड वुड स्टार्ट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। एग सेल है, एग के साथ नाउ दिस पोलन ट्यूब हैड 2 मेल गेमीट्स। एक मेल गेमीट जाके फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एग के साथ, और दूसरा जो मेल गेमीट है वो फ्यूज करेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। एग के साथ जब वो फ्यूज करता है मेल गेमीट तो वो फॉर्म करता है जाइगोट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। और मैंने अभी बताया था सिनगैमी को पहली बार स्टडी किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने स्टडी किया था। फिर जो दूसरा मेल गेमीट बचा वो किससे फ्यूज कर जाएगा, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। अब एन था हमारा मेल गेमीट, सेकेंडरी न्यूक्लियस है हमारा 2n,
तो n और 2n मिलकर क्या बन जाएंगे 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो होता है, जो एंडोस्पर्म बेसिकली होता है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ये ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में। अब सिनगैमी, क्योंकि एक ही सेल में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, और 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है डबल फर्टिलाइजेशन पर। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो सिंपली आपको बोलना है सिनगैमी अलोंग विद ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले स्टडी किया था नेवास्टिन ने इन फ्रिटिलेरिया एंड लिनियम। तो दोनों स्पीशीज में नेवास्टिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन स्टडी किया था। देखिए ये जितना पोर्शन मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। पॉलिनेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किसने स्टडी किया था, नेवास्टिन ने स्टडी किया था। किसमें स्टडी किया था, फ्रिटिलेरिया और लिनियम में स्टडी किया था। सिनगैमी क्या होती है, मेल गेमीट और एग का फ्यूजन होता है। जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा है नेचर में, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड है। फिर पोरोगैमी, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि अगर माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। अगर चैलेजा के थ्रू एंटर करता है तो बोलते हैं चैलेजोगैमी, और अगर कहीं इनके अलावा कहीं से एंटर करेगा तो मीजोगैमी बोलते हैं। फिर ऑड वन आउट आपसे पूछ लेता है। तो ये सब क्वेश्चंस AFMC IPMT में आ चुके हैं। फिर सिनर्जिट्स क्या होते हैं, तो सिनर्जिट्स भी क्या होते हैं, ये एक एपैरेटस के साथ जो 2 सेल्स प्रेजेंट हैं इनको हम सिनर्जिट्स बोलते हैं। सिनर्जिट्स यूजुअली कैसे होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो सिनर्जिट्स हैप्लॉइड होते हैं, तभी हम न्यूक्लियस में उसको एक ही गिनते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये। ठीक, तो ये आपका पूरा यहाँ तक डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अब हम पढ़ते हैं कि एंडोस्पर्म जो बना वो क्या होता है। तो एंडोस्पर्म जो बना वो हमारा न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म 3 टाइप के हो सकते हैं, न्यूक्लियर, सेल्यूलर या हेलोबियल। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एकाइल्फा या इंडिका में देखने को मिलता है। सेल्यूलर जो होता है वो पेटूनिया में देखने को मिलता है। और जो हेलोबियल है, हेलोबियल एंडोस्पर्म ज़्यादातर मोनोकॉट्स की स्पेशलिटी होती है कि आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म किसमें मिलेगा, मोनोकॉट्स में। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस पूरे में अरेंज होता है, जो एम्ब्रियो है उसमें एक फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, पूरा सेल्यूलर टिश्यू में वो कन्वर्ट हो जाता है। कोकोनट में जो एंडोस्पर्म होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है इन द आउटर पार्ट, और जो बीच का सेंटर पार्ट होता है वो फ्रीली न्यूक्लियर होता है। और सबसे कॉमनेस्ट टाइप का अगर एंडोस्पर्म हम देखें तो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। फिर जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है वो पेटूनिया में, धतूरा में, बाल्सम में इसमें देखने को हमें मिला था। हेलोबियल एंडोस्पर्म है मोस्ट प्रेवलेंट इन दी मोनोकॉट्स। अब हमने पढ़ा कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, अब ग्रोइंग एम्ब्रियो को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अब पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनी क्या होती है, कि अभी तक जो हुआ उसमें हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराना था अल्टीमेटली, क्योंकि हमें नया डिप्लॉयड प्लांट चाहिए। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी जो थी वो सबसे पहले पढ़ी थी फादर ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी, अगर हम बोलें तो फादर ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी इंडिया में प्रोफेसर पी महेश्वरी हैं। He published a book called as an introduction to the embryology of angiosperms in 1950. If somebody asks you who was the father of angiosperm embryology in India, so he is Professor P. Maheshwari. इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म कैसे डेवलप हुआ। तो अभी हमने पढ़ा सिनगैमी क्या होता है। सिनगैमी में हमने मेल gamete got fused with the female gamete so as to form the zygote. अब जो टिपिकल डाइकोटिलिडनस प्लांट है उसकी हमने एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पे स्टडी करी है। इसमें हमने कैप्सुला बर्सा पेक्टोरिस को स्टडी किया है इन दी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो अब क्या होगा, जो जाइगोट बना वो साइज में धीरे धीरे एनलार्ज होगा, अपना सेल्यूलोजिक सेल वॉल सिक्रीट करेगा और डिवाइड करेगा बाय डिफरेंट ट्रांसवर्स डिविजन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 अनइक्वल सेल्स। एक होता है बेसल सस्पेंसर सेल, दूसरा होता है टर्मिनल एम्ब्रियो सेल। अब जो बेसल सेल होता है इसको लार्ज बेसल सेल, ये जो हमने बोला इसको हमने सस्पेंसर सेल बोलते हैं, और जो छोटा सा है इसको हमने एम्ब्रियोनल सेल या एम्ब्रियो सेल, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये टर्मिनल होता है।
जो बेसल सस्पेंसर सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन से, और टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल जो है वो लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करेगा। देखो दोनों में डिफरेंस है, एक ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स डिवाइड करने पर जो बेसल सेल है वो धीरे धीरे क्या होगा, जो टर्मिनल सेल्स ऑफ द टेट्राड स्टेज बनाएंगे, फिर फर्दर लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करके वो क्वाड्रेंट स्टेज पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होते जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होते होते वो प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, 4 सेल 8 सेल, इस तरीके से डिविजन्स होता जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बेसल सस्पेंसर सेल्स हैं ये लगातार ट्रांसवर्सली डिवाइड करते जा रहे हैं, एंड इट कम्स टू अ 6 to 19 सेल सस्पेंसर सेल्स। तो ऊपर का एक लॉन्ग डिवीजन होता है, लॉन्ग डिवीजन में वो सैक सेल ही बना के रखता है जिसको हॉस्टोरियम बोलते हैं। बाकी नीचे का जो है वो लगातार लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता जाता है और टेट्राड फॉर्म करता है। फिर टेट्राड के बाद वो 8 स्टेज में आएगा, 8 स्टेज ऑक्टेन स्टेज के बाद फिर वो 16 सेल स्टेज में आएगा। तो इस तरीके से वो लगातार डिवाइड करता जाएगा। डिवाइड करने के बाद अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अ सस्पेंसर एंड अ हाइपोफाइसिस विद दिस ऑक्टेन स्टेज। देन it leads to the formation of 2 cotyledons। यहाँ पर ये जो डिवीजन हुआ उसमें फिर ये एम्ब्रियोनिक सेल जो है this grows into 2 cotyledons, hypocotyle and plumule, and then this is your dicotyledonous embryo। Dicotyledonous embryo has 2 cotyledons, a plumule, periblen, plerome, dermatogen, root cap and the suspensor cells। As you move towards from outside to inside, ये आपका सस्पेंसर सेल जो पहले से था ही, ये रूट कैप बन जाएंगे। फिर ये डर्मेटोजन आएगा, डर्मेटोजन इज द आउटर लेयर। देन यहाँ पेरिप्लेन, ये फिर प्लेरोम बनेगा, और ये प्लूम्यूल, प्लूम्यूल फिर बाद में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट वुड स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द शूट एपेक्स। तो ये आपका पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ऑफ द डाइकॉट सेल। अब डाइकॉट एम्ब्रियो जो बन गया, डाइकॉट एम्ब्रियो के बाद इट वुड गिव आउट फॉर्मेशन ऑफ अ डाइकॉट सीड। सिमिलरली मोनोकॉट्स में भी एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है। अब जो डाइकॉट सीड बनी, इट हैड अ प्लूम्यूल, कॉटिलिडन्स, 2 कॉटिलिडन्स, रेडिकल, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज टेस्ट, जो सीड लेयर होती है उसको बोलते हैं टेगमेन। और ये है आपकी मोनोकॉट सीड जो कॉटिलिडनस एम्ब्रियो बनने के बाद फॉर्म करेगी। ये आपकी मोनोकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड में आउटर लेयर देखिए पेरिकार्प और सीड कोट होता है। देन यू हैव एन एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर इज योर फैट लेयर। फिर अंदर की तरफ मूव करते जाएंगे तो यू हैव स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल, एम्ब्रियो, रेडिकल, कोलियोराइजा एंड रूट कैप। ये पूरा स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर भी था, या आप 11th के सिलेबस में भी आपने मोनोकॉट सीड पढ़ी हुई है। तो मोनोकॉट सीड सेम कि ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सीड की इसको बोलते हैं पेरिकार्प। फिर अंदर की तरफ आते जाएंगे तो यू हैव दिस एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर के बाद एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देन स्क्यूटेलम, फिर कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, कोलियोराइजा रूट के लिए, कोलियोप्टाइल ऊपर शूट के लिए। ये आपका हो गया मोनोकॉट सीड। अब ये जो मोनोकॉट सीड बना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 टाइप की सीड्स होती है। एंडोस्पर्म जहाँ दिखाया मैंने, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सीड्स में भी हम पढ़ते हैं कि सीड एल्ब्यूमिनस सीड है कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है। अगर सीड में कॉपियस अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। देखिए मोनोकॉट सीड है, जैसे वीट हुआ, कॉर्न, अनियन, पाम्स, इनमें एंडोस्पर्म बहुत सादा होता है, तो ऐसी सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिसमें एंडोस्पर्म यूज्ड अप हो जाता है। यहाँ कहीं पर भी मैंने एंडोस्पर्म मेंशन नहीं किया, मतलब पी हुआ, ग्राम हुआ, डाइकॉट है, एंडोस्पर्म नहीं होता तो इनको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म यूज्ड अप हो जाता है, इसलिए वो हम यहाँ पर लेबल नहीं करते। सो दिस फिनिशेस योर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन के बाद की इवेंट्स हमने पढ़े कि जाइगोट डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियो से सीड कैसे बनेगी, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। दिस फिनिशेस योर कंप्लीट टॉपिक। फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।